तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन बायोइन्फॉर्मेटिक्स के रिगार्ड्स में। सबसे पहली बात यह है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स है जो, उसकी कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। हैज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक अकेला ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको खाली बायोलॉजी का बच्चा ही पढ़ता है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स को कंप्यूटर साइंस का बच्चा भी पढ़ता है, स्टैट्स का बच्चा भी पढ़ता है, मैथमेटिक्स का बच्चा भी पढ़ता है, और बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी फील्ड हैं उन फील्ड्स के बच्चे भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स को पढ़ते हैं। तो यदि आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे से पूछेंगे कि डिफाइन कीजिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स को, तो वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को डिफाइन तो करेगा, लेकिन उसका जो झुकाव होगा वो ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस की तरफ होगा और बायोलॉजी की तरफ कम होगा। इसी प्रकार अगर हम स्टैट्स या मैथमेटिक्स के बच्चे से बोलें कि आप भैया बायोइन्फॉर्मेटिक्स को डिफाइन कीजिए, तो होगा क्या? जब ये लोग डिफाइन करेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स को, तो इनका झुकाव मैथमेटिकल, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, एल्गोरिथम की तरफ ज़्यादा होगा रेदर देन बायोलॉजी की तरफ कम होगा इनका। इसी तरीके से जब हम बायोलॉजी के बच्चों को बोलेंगे कि भैया डिफाइन करो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को, तो ये करेंगे क्या? इनका जो ज़्यादा झुकाव होगा वो बायोलॉजी की तरफ ज़्यादा होगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, और कंप्यूटर साइंस की तरफ कम होगा। यही तो होगा। तो इसी प्रकार से बोलते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स हैज़ नो स्पेसिफिक डेफिनेशन, और फिक्स डेफिनेशन ना होने के कारण बायोइन्फॉर्मेटिक्स को कंसीडर किया गया है किसकी तरह? एक अमीबा की तरह। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंसीडर्ड टू बी एन अमीबा। अमीबा इसलिए बोला जाता है अमीबा क्योंकि अमीबा की कोई एक रेगुलर फिक्स शेप नहीं होती। इसी प्रकार बायोइन्फॉर्मेटिक्स की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। अब हम कुछ बेसिक चीजें समझते चलते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिगार्डिंग। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो ये है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज फादर ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स? तो फादर ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, तो फादर ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेहॉफ को कहा जाता है, मार्गरेट ओकले डेहॉफ। इनका पूरा नाम है मार्गरेट ओकले डेहॉफ। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है एंट्रेंस में, आप कहीं भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एंट्रेंस देने जाएंगे या बैचलर्स लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे, ये क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि हु कॉइन्ड द टर्म बायोइन्फॉर्मेटिक्स? तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स टर्म को दो व्यक्तियों के द्वारा कॉइन किया गया था। बायोइन्फॉर्मेटिक्स टर्म वॉज कॉइन्ड बाय, कौन कौन थे? एक पॉलिन हॉगेवेक और दूसरे बेन हेस्पर। पॉलिन हॉगेवेक एंड बेन हेस्पर। जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहूँगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, तो उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा कि इन्होंने किस तरीके से बायोइन्फॉर्मेटिक्स को कॉइन किया था और पहला डेटाबेस किसने बनाया था। उन सब की हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक हिस्ट्री की बात करेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स से ओरिएंटेड। तो ये चीज़ें थी थोड़ी काम की। अब क्या हुआ था, कहानी ऐसी है कि जब बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक तरीके से फील्ड बनी थी, डिसिप्लिन बना था, तो सबसे पहले समस्या ये थी कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स पॉपुलर नहीं था। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स नॉट पॉपुलर, क्योंकि आज तो हमें चलो नाम पता है कि हाँ बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी कोई सब्जेक्ट होता है। जब ये बनाया गया था उसके 10-20 सालों में, 25-30 सालों में, ये कहा जाता है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स का कोई नाम तक नहीं जानता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम पे बोला जाता था कि देयर वाज नो इंटरनेट कनेक्शन और कंप्यूटर का इतना एडवांसमेंट नहीं आया था, कंप्यूटर का बूम नहीं आया था एक तरीके से, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। उस टाइम डेटाबेस नहीं बने हुए थे और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इतना काम नहीं होता था। बस एक टर्म डिफाइन की गई थी उस टाइम पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि आने वाले टाइम में ये बूम बन जाएगा एक तरीके से, बहुत एडवांस इसकी रिसर्चेज होंगी, हम बायोलॉजी को पूरा एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स के प्लेटफॉर्म पे लेकर आ सकते हैं। ऐसा कुछ सोचा नहीं गया था उस टाइम पे, क्योंकि रिसर्चेज नहीं होती थी, ऑब्वियस सी बात है, और इतना कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी नहीं था। जब से HGP प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, HGP प्रोजेक्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जब से HGP स्टार्ट हुआ था उसके बाद से जो फील्ड थी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, वो क्या हो गई थी, एक तरीके से बूस्ट हो गई थी। तो ड्यू टू HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बायोइन्फॉर्मेटिक्स गॉट अ मैसिव बूस्ट। मैसिव बूस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि HGP प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हुआ था तो उसके बाद इतना डेटा प्रोड्यूस हुआ था
जो कि अगर हम किताबों में लिखते तो शायद एक लाइब्रेरी पूरी भर जाती। तो इसी के लिए हमने HGP प्रोजेक्ट के जो डेटा प्रोड्यूस हुए थे उनको हमने क्या करा, कंप्यूटर में स्टोर करा। स्टोर्ड इन मशीन्स, मशीन्स बोलो तो आप मशीन से ये समझना कि कंप्यूटर की बात हो रही है सीधा। तो मशीन्स में सारा डेटा स्टोर किया गया। उसके बाद फिर इन्हीं डेटा से हम और काम करने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ, एडवांसमेंट आता गया बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। अगर और आगे की बात करूँ तो धीरे धीरे एडवांसमेंट आ गया बायोलॉजिकल डेटा में। तो एडवांसमेंट इन बायोलॉजिकल डेटा। दोस्तों अगर देखा जाए तो मेजर कंपोनेंट क्या हो सकते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के, कंपोनेंट्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो अगर सही तरीके से समझा जाए तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला हो सकता है कंप्यूटर साइंस, जिसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT। दूसरा क्या हो सकता है? बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी प्लस कंप्यूटर साइंस मिले जभी तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स बना हमारा। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। अब चीजें और थोड़ी विस्तार में समझते हैं। कंप्यूटर साइंस की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इसमें जो होते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जनरली हम काम करते हैं जब, तो सबसे ज्यादा क्या होता है, कंप्यूटेशनल टूल्स होते हैं। और ये कंप्यूटेशनल टूल्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स की मतलब कंप्यूटर साइंस की मदद से ही बनाए जाते हैं। और क्या क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर जैसे कि पाईमोल हो गया हमारा, रेसमोल हो गया, और भी कई सारे, मेगा हो गया, फाइलिप हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। ड्रग डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर हो गए, तो वो सारे भी डेवलपमेंट करने होते हैं। तो वो सब कौन करते हैं? जनरली IT वाले बंदे जो होते हैं, लोग होते हैं, वो करते हैं। बायोलॉजी का कौन सा पोर्शन होता है? बायोलॉजिकल डेटा, या मतलब सीधा बोले तो बायोलॉजिकल डेटाबेसेस। बायोलॉजिकल डेटा की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या क्या आएगा? तो बायोलॉजिकल डेटा में हमारे क्या क्या आएंगे? मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे कि DNA, RNA एंड प्रोटीन्स। तो ये सब चीजें किस में आएंगी? बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स में। अब यहाँ पे एक चीज समझो दोस्तों, जो कंप्यूटेशनल टूल्स हैं और ये सॉफ्टवेयर हैं, ये कौन बना सकता है? ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटर साइंस का व्यक्ति ही बना सकता है। क्या होता है, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर या टूल बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें मैथमेटिक्स की भी जरूरत पड़ती है। मैथमेटिशियन अगर बोले तो सीधी सीधी भाषा में, तो मैथमेटिशियन वाले बंदे की भी जरूरत पड़ती है जब कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, क्योंकि उसमें कंप्यूटेशनल मेथड कौन कौन से इस्तेमाल होंगे, किस तरीके की एल्गोरिदम इस्तेमाल होगी, तो उसके लिए मैथमेटिशियन या स्टैटिस्टिक्स का बंदा चाहिए होता है। स्टैटिस्टिक्स या तो कंप्यूटर साइंस का बंदा तो ऑब्वियसली चाहिए ही होता है, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इस तरीके के लोग चाहिए होते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स को जब कोई डिफाइन करता है तो ऐसा नहीं है कि हम मैथमेटिशियन, जो बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ के आया है, अगर वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ा है, और ऐसा नहीं होगा कि हम उसे बायोइन्फॉर्मेटिशियन नहीं बोलेंगे। दोस्तों मैथमेटिशियन है अगर कोई, या स्टैटिस्टिशियन है, या कंप्यूटर साइंस का कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो ऐसा नहीं है कि अगर इन्होंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ी है तो इनको बायोइन्फॉर्मेटिशियन नहीं बोला जाएगा। दे विल ऑल्सो बी नोन एज बायोइन्फॉर्मेटिशियन, बट ये उस पर्सपेक्टिव में ज़्यादा बोलेंगे मैथमेटिक्स के। अगर मैथमेटिक्स वाले व्यक्ति से पूछेंगे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, तो मैथमेटिक्स को पहले फर्स्ट प्रेफरेंस में रख के बताएगा। इसी तरीके से सेम वही चीज़ स्टैटिस्टिक्स वाले के साथ होती है, सेम चीज़ वही कंप्यूटर साइंस वाले व्यक्ति के साथ भी होगी। अगर कंप्यूटर साइंस वाले व्यक्ति के साथ हम व्यक्ति से पूछेंगे कि भैया बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, तो वो पहला प्रेफरेंस कंप्यूटर साइंस को रख के ही बताएगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है। वो ये बोलेगा कि भैया कंप्यूटर साइंस के बिना तो काम चल ही नहीं सकता, बायोइन्फॉर्मेटिक्स तो अधूरी है। तो इसी तरीके से जैसे मैं अगर वेन डायग्राम बना के आपको समझाऊं, तो ये हो गई हमारी CS, ये हो गई हमारी बायोलॉजी, ये हमारे हो गई मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो पोर्शन है ना तीनों का इंटरसेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो ये वेन डायग्राम की मदद से मैंने आपको समझाया। इतनी बात समझ में आई। अब हम चलते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की तरफ और डिफाइन करेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स को अलग अलग पर्सपेक्टिव से। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स को डिफाइन करने की। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने सोर्स, पूरे बायोइन्फॉर्मेटिक्स लेक्चर में जो मैं सोर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ वो दो बुक से इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहली तो है जिन जायांग, दूसरी जो बुक है वो है घोष एंड मैलिक। तो अब कोशिश करते हैं डिफाइन करते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स को। मैं दोनों डेफिनेशन आपको बताऊंगा, जिंग जोंग में कौन सी है और घोष एंड मैलिक में कौन सी है।
घोष एंड मैलिक जो बैचलर लेवल पे स्टूडेंट्स हैं उनकी एक रेफरेंस बुक मानी गई है, अच्छी रेफरेंस बुक मेंशन भी है, आप चेक कर सकते हैं। जिंग ज़ायोंग थोड़ी एडवांस बुक है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, वो अगर जो मास्टर्स लेवल पे हैं और या तो पीएचडी लेवल पे हैं ये लोग तो समझ ही सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति है नहीं, तो उनके लिए जिंग ज़ायोंग बुक एक बहुत अच्छी बुक मानी गई है। तो आप समझते हैं दोस्तों डेफिनेशन। दोस्तों बायोइन्फॉर्मेटिक्स को अगर डिफाइन करने की हम कोशिश करते हैं तो अगर बोला जाए यूनियन का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझो। यूनियन का मतलब होता है, मान लो कोई ए सेट है, हमने 12th क्लास में मैथ्स में पढ़ा है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, मान लो ए बी सी डी ये एलिमेंट्स है इसमें, और कोई दूसरा क्या है सेट है, इसमें क्या है एलिमेंट है मान लो ई एफ जी। अगर ए यूनियन बी करेंगे तो यूनियन का मतलब होगा दोनों चीज क्या होंगी, मिल जाएंगे, दोनों सेट क्या होंगे, मिल जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी। क्योंकि जो नया सेट बनेगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी कहलाया जाएगा, ये वाला। इसमें क्या होंगे, ए के भी सारे एलिमेंट्स होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन रिपीट नहीं होंगे दोनों के कोई से भी, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे सी भी आ जाता तो इस सी को रिपीट नहीं करते, एक ही बार लिखना होता है। आई बात समझ में? तो हम कह सकते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स को कि ये एक बायोलॉजी और इन्फॉर्मेटिक्स का क्या है, यूनियन है। इट इज अ यूनियन ऑफ बायोलॉजी एंड इन्फॉर्मेटिक्स। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मेरे भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसमें हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर में बेसिकली हम डेटा को स्टोर करते हैं, उनको रिट्रीव करते हैं, उस डेटा को एनालाइज करते हैं, तो वो सब कंप्यूटर की मदद से ही किया जाता है। और उसमें जो डेटा होता है वो कौन सा होता है, बायोलॉजिकल डेटा होता है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इन्वॉल्व्स द टेक्नोलॉजी दैट यूजेस कंप्यूटर्स फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन, जो कि रिलेटेड हो बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल से, रिलेटेड टू बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया अगर बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल की बात हो रही हो तो उसमें 3 चीजें आएंगी, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। आई इतनी बात समझ में? अब एक चीज और समझते हैं, जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स टर्म है ना, ये 2 टर्म से मिलकर बनी है, वह दोनों टर्म समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली तो है बायोलॉजिकल प्लस दूसरी कौन सी है, इन्फॉर्मेटिक्स। तो दोनों मिलके क्या बन गए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। दूसरी चीज ये है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जनरली हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज कंसर्न विथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का दोस्तों मतलब ये हुआ कि जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम उस चीज को बोलते हैं कि जब भी हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स को स्टडी करते हैं तो इसमें जनरली 2 चीजें होती हैं, एक तो मैथमेटिकल मॉडलिंग या स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। 2 चीजें, मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें तो एल्गोरिदम्स आ जाती है हमारी, एल्गोरिदम्स, और स्टैटिस्टिकल में क्या आ जाते हैं हमारी प्रोबेबिलिटीज, इनको भी यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटीज, और कई थ्योरम्स यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलेज यूज करते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। जैसे कि मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो प्रोबेबिलिटी हमारी यूज होती है हिडन मार्कोव मॉडल में, हिडन मार्कोव मॉडल, ये आगे मैं बताऊंगा जब मैं आपको सीक्वेंस अलाइनमेंट करवा रहा हूँगा तो उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा HMM क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम है ये, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्मूलेज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एक तरीके से बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, कंसर्न विथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब दोस्तों बात करते हैं अगली डेफिनेशन की, जो कि हमारी घोष एंड मैलिक बुक में है। तो पहली वाली थी वो जिंग ज़ायोंग में थी, जिंग ज़ायोंग में, और ये वाली जो डेफिनेशन है ये है हमारी घोष एंड मैलिक में। और तीसरी मैं अपनी डेफिनेशन बताऊंगा जो मैंने खुद बनाई है। आप तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों आंसर ठीक ही माने जाएंगे, कहने का ये मतलब है सीधा सीधा। तो अब जो डेफिनेशन है वो ये है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स है जो, इसको एक तरीके से एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से और कंप्यूटेशनल टूल्स के पर्सपेक्टिव से डिफाइन किया गया है। तो डिफाइंड एज एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटेशनल एंड एनालिटिकल टूल्स टू कैप्चर
एंड इंटरप्रेट द बायोलॉजिकल डेटा। तो जो घोष एंड मैलिक बुक में है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन वो ये है, डिफाइंड एज एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटेशनल एंड एनालिटिकल टूल। एनालिटिकल का मतलब होता है एनालाइज करना किसी चीज़ को, एनालिटिकल टूल टू कैप्चर एंड इंटरप्रेट द बायोलॉजिकल डेटा। तो ये है सिंपल डेफिनेशन बायोलॉजिकल डेटा के कॉन्टेक्स्ट में बायोइन्फॉर्मेटिक्स की। अब दोस्तों उस डेफिनेशन की बात करते हैं जो मैंने बनाई है, जो मेरी स्पेसिफिक डेफिनेशन है उसको समझ लेते हैं एक बार। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज डिफाइंड एज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ रिसर्च विच इज एन इंटीग्रेशन ऑफ biological sciences, computer sciences, mathematics, statistics and biochemistry etc. तो ये मेरी स्पेसिफिक डेफिनेशन है जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स को डिफाइन करती है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ रिसर्च विच इज एन इंटीग्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा। अब ये समझते हैं कि जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है ना वो जनरली फोकस करती है बायोलॉजिकली ओरिएंटेड डेटा पे। बायोलॉजिकली ओरिएंटेड डेटा का मतलब क्या हुआ, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन्स। तो सीधे सीधे बात में अगर बोलूँ तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज लिमिटेड टू सीक्वेंस, स्ट्रक्चर, फंक्शनल एनालिसिस ऑफ जीन्स एंड जीनोम्स अलोंग विथ देयर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है वो लिमिटेड है बस सीक्वेंस से, स्ट्रक्चर और फंक्शनल एनालिसिस, कंपैरेटिव एंड फंक्शनल एनालिसिस बोलते हैं इसको पूरी तरीके से, किसकी, जीन्स की और जीनोम्स की। क्योंकि जब जब जीनोमिक्स फील्ड में जितना अब एडवांसमेंट जितना आया है अभी तक, उससे इतना डेटा प्रोड्यूस हुआ है कि बायोलॉजिस्ट के लिए एक तरीके से चैलेंज बन गया था। और उसी के बाद कह सकते हैं आपकी बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक जन्म हुआ था। ये हुआ था जीनोमिक्स में एडवांसमेंट कब आई थी, हमें याद रखना है HGP प्रोजेक्ट के बाद। क्योंकि HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का इतना डेटा प्रोड्यूस हुआ था कि उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो उसके लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स टर्म को इतना ज़्यादा बूस्ट मिल गया था उस समय के बाद से कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स को एक डिसिप्लिनरी एरिया बनाना पड़ा। आज की बात करें टुडे, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज के टाइम में वो बहुत सारी फील्ड में कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टुडे बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज यूज्ड इन मल्टीपल डोमेन्स ऑफ बायोलॉजी सच एज, तो खूब सारे डोमेन्स में यूज़ कर रहे हैं हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स को, जैसे कि ड्रग डिस्कवरी, प्रोटियोमिक स्टडी में, जीनोमिक स्टडी, वैक्सीन डिस्कवरी में, और भी जैसे सिमुलेशन में, फंक्शनल जीनोमिक्स में, पाथवे एनालिसिस, बायोकेमिकल पाथवे की बात हो रही है एक्सेट्रा। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज के टाइम में आपने देखा है कि जो कोविड-19 चल रहा है अभी पेंडेमिक, आपने कभी एक बात सोची है कि इतनी जल्दी जल्दी रिसर्चेस जो हो रही हैं वो किसकी मदद से हो रही हैं, उसमें मेजर प्रोपोर्शन कौन सी फील्ड का है? तो दोस्तों कोविड-19 की जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें मेजर जो रोल प्ले किया है ना दोस्तों, बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने ही किया है रोल प्ले। क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स ही एक ऐसी फील्ड थी जिससे जल्दी जल्दी हम प्रोडक्ट्स रिसर्च अपनी कैरी आउट कर सकते थे। तो ये बात समझ में आई। तो जो थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च पेपर अब निकल रहे हैं आज के टाइम में, वो कहीं ना कहीं उनमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स का हाथ है। मॉलिक्यूलर डॉकिंग, ड्रग डिजाइनिंग, ये जो जितने भी प्रोसेस आजकल होते हैं इन सिलिको, मतलब कंप्यूटर के अंदर हम ड्रग डिजाइनिंग करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से की जाती है इन सिलिको। तो वो सारे प्रोसेस बायोइन्फॉर्मेटिक्स की मदद से किए जा रहे हैं आजकल, और बहुत ही तेज़ी से किए जा रहे हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का मतलब ही यही है कि जो हम रियलिटी में हम प्रैक्टिकल जो करते थे अपनी लेबोरेटरीज में, उसको रिप्लेस कर दिया एल्गोरिदम के फॉर्म में। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी आगे हम उसकी लिमिटेशंस की भी बात करेंगे। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स एज कम्पेयर टू हम लैब में काम करते हैं, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में फटाफट हमारा रिजल्ट आ जाता है मिनटों में। जो हम लैब में एक्सपेरिमेंट कैरी करते हैं उसमें हमें एक दो दिन भी लग जाते हैं। तो इसलिए हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का वास्ट तेज़ी से इस्तेमाल करते हैं और खूब लार्ज स्केल पे एनालिसिस कर रहे हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च चल रही है, तो वो सब चीज़ें। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के बारे में। दोस्तों कभी कभी आपने सोचा होगा, ये बात आपको लगती होगी फैक्चुअल, कि भाई कहीं ना कहीं बायोइन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी ओवरलैप कर रहे होंगे। लेकिन सही बात यह है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड computational biology are two
डिफरेंट डोमेन्स। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों के रोल ही अलग अलग हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का अलग रोल है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का अलग रोल है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का पहले समझते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम किन किन चीज़ों से डील करते हैं। बेसिकली हम डेवलपमेंट करते हैं एंड एप्लीकेशन, मतलब बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो रोल होता है वो डेवलपमेंट और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटेशनल टूल्स इन मैनेजिंग ऑल काइंड्स ऑफ डेटा। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या करते हैं, हम डेवलपमेंट करते हैं और जनरली एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। और ये एप्लीकेशन जनरली हम इनका एनालिसिस करते हैं जो कंप्यूटेशनल टूल की मदद से करते हैं। और मैनेज भी किया जाता है इसमें बायोलॉजिकल डेटा को। और बायोलॉजिकल डेटा जो स्टोर होता है हमारा किस में होता है, डेटाबेसिस में। डेटाबेसिस के ऊपर भी लेक्चर है मेरे, आप देख सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट में जाके। दूसरी तरफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी आता है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, तो भाई कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में हम बाय द वे थ्योरेटिकल डेवलपमेंट करते हैं एल्गोरिथम का। तो कन्फाइंड टू द theoretical development of algorithms used in bioinformatics, ठीक है। अब समझते चीज़ क्या है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर हम एल्गोरिथम को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, थ्योरेटिकल डेवलपमेंट करते हैं, एक तरीके से डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। किसका, एल्गोरिथम का। एल्गोरिथम वो चीज़ होती है जिसके द्वारा प्रोग्राम को बनाया जाता है। मान लीजिए कोई कंप्यूटेशनल टूल ही बनाना है तो उसके लिए पहले एल्गोरिथम बनती है, फिर उसके बाद कंप्यूटेशनल टूल बना मान लीजिए, फिर उस कंप्यूटेशनल टूल की मदद से हम क्या करेंगे, अपने बायोलॉजिकल डेटा की एनालिसिस करेंगे एक तरीके से। और एनालिसिस वाला जो पोर्शन हो जाता है ये किस में आ जाता है, हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आ जाता है। और यहाँ पे डेवलपमेंट का काम किस में आ जाता है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में। तो थोड़ा बहुत लगभग सिमिलैरिटी है, बट दोनों ही अगर देखा जाए तो एक पर्सपेक्टिव से तो दोनों ही अलग अलग डोमेन है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अगली जो चीज़ है वो बहुत ही आसान है, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा आपने 12th क्लास में आई होप पढ़ा होगा, और जो बच्चे शायद कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स से हैं उन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ। ये बाय द वे एक प्रोसेस होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब ये प्रोसेस तो होता है, ये कौन सा प्रोसेस होता है, बाय द वे एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है डीएनए से कहाँ तक, प्रोटीन तक। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फाइनली क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन विच देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फाइनली प्रोटीन्स। आई बात समझ में, या तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोड्यूस प्रोटीन, ये भी लिख सकते हो, एंड फाइनली प्रोटीन्स भी लिख सकते हैं। तो ये एक सेंट्रल डोग्मा की क्या है, डेफिनेशन है। मतलब समझते हैं इसका क्या हुआ। हमारा क्या होता है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें बेस पेयर्स होते हैं, और जैसे कि अगर मैं सही से स्ट्रक्चर थोड़ा बना के आपको दिखाऊं तो आपके थोड़े बेसिक्स भी क्लियर हो जाएं शायद। तो इसको पिच बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, पिच। ये होती है 3.4 नैनोमीटर की। इसमें बेस पेयर्स होते हैं। दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर। और डीएनए है तो 4 बेस पेयर होंगे। कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। लेकिन आरएनए में क्या होता है, बाय द वे थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पे जो थायमिन होता है उसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाता है, यूरेसिल। ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए से फिर क्या बनता है, प्रोटीन। अब ये प्रोसेस होता कैसे है इसको समझते हैं थोड़ा। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। अगर आरएनए से डीएनए बनाया जाए वापस तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और अगर डीएनए से ही वापस डीएनए की कॉपी बनाई जाए तो उसको क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन, क्योंकि रेप्लिकेट हो रहा है। तो ये था हमारा सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस। इसमें बाय द वे हो क्या रहा है, डीएनए से हमारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है, आरएनए में। आरएनए से फिर फाइनली हमारा क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड की हमारी चेन है। बस मोटा मोटा आपको ये समझना है। और जो प्रोसेस होता है आरएनए से प्रोटीन बनने का उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। और डीएनए से आरएनए वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। इसमें राइबोस शुगर होती है, इसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है डीएनए में। तो और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है कि जब भी आप जितने भी टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ इन सबके एमसीक्यू आपको कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर लो। आप MCQ अटेम्प्ट कर सकते हैं, गूगल फॉर्म में मैंने बना रखे हैं। MCQ अटेम्प्ट करो, प्रैक्टिस कीजिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं कॉलेज के एग्ज़ाम्स में और भी वैसे भी रिटर्न एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आंसर है, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके चेकआउट करो और प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस थ्योरेटिकल पोर्शन के बेसिस पे ही मैंने सब कुछ बनाया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बस 3 काम कर दो, वही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। और अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो भी फॉलो ज़रूर करना, और लाइक्स करना मत भूलना दोस्तों। ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और बस आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। लिंक चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन में, क्वेश्चन आंसर के और MCQ के लिंक तो ज़रूर चेक कर ही लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।